आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, 2 साल में 70 पेपर लीक हुए। मान्यवर, इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कैसे कार्रवाई होगी? एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, उस एनटीए के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उन लोगों की जांच कराकर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए और एनटीए को भंग कीजिए। मान्यवर, क्योंकि एनटीए एग्जाम करा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ये बड़ा सवाल, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। वाह 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 वाह, राज्यों के विकास से देश का विकास होता है। पिछले 9 साल में मान्यवर 324 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली को नहीं दिया इन्होंने। 324 करोड़ से ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। यहां पर शिक्षा मंत्री को जेल में डालना है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालना है, मुख्यमंत्री को जेल में डालना है। यहां विकास के लिए हमारा सहयोग नहीं करना। तीर्थ यात्रा योजना रोक लगाओ, होम डिलीवरी योजना रोक लगाओ, मोहल्ला क्लिनिक योजना रोक लगाओ, आप सिर्फ बिजली फ्री योजना रोक लगाओ, पानी फ्री योजना रोक लगाओ। आपका काम सिर्फ रोक लगाने के लिए है। अब क्या राज्यों का विकास कर रहे हैं? मान्यवर, 8,000 करोड़ रुपए रूरल डेवलपमेंट फंड का और बाकी शिक्षा स्वास्थ्य के फंड का, केंद्र सरकार के हिस्से का, पंजाब का, इन्होंने 8,000 करोड़ रुपए रोक के रखा है। ये राज्यों का विकास आप कर रहे हैं, ये राज्यों के साथ आपका बर्ताव है। आपने इस देश के नौजवानों के साथ क्या किया? पेपर लीक पे पेपर लीक, पेपर लीक पे पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती का पेपर लीक, गुजरात में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, बिहार में पेपर लीक, 2 साल में 70 पेपर लीक हुए। मान्यवर, 70 पेपर लीक। इस देश के नौजवानों के साथ आपने खिलवाड़ करने का काम किया। 2 करोड़ छात्रों और नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हुई पेपर लीक के कारण। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कैसे कार्रवाई होगी? आप कमेटियां बनाते हैं। एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, मैं ये मांग करता हूं आपके माध्यम से, उस एनटीए के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और उन लोगों की जांच कराकर जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डालिए और एनटीए को भंग कीजिए। मान्यवर, क्योंकि बार बार जब जब एनटीए एग्जाम करा रहा है, पेपर लीक हो रहा है, यह बड़ा सवाल है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। यह आपका संघीय ढांचे में यकीन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मान्यवर, जो यहां पे कई वक्ताओं ने पहले भी कही, आप किस भावना से काम कर रहे हैं? किस भावना से आप काम कर रहे हैं? इस देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान में बहुत बड़ी ताकत उनको दी गई है। लेकिन जब वो जातीय जनगणना की मांग करते हैं, आप उनकी मांग सुनते नहीं। जब वो विश्वविद्यालयों में आरक्षण की बात करते हैं, उसमें 1-1, 2-2 पोस्ट निकाल के आप आरक्षण की व्यवस्था वहां पे खत्म करते हैं। जब वो अपने साथ होने वाले भेदभाव की चर्चा करते हैं, आप उस पर भी रोक लगाते हैं। मान्यवर, अमृतकाल के अंदर यह सवाल तो आपसे बनता है, यह पूछना तो आपसे बनता है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थे? जब उस प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मौजूदा राष्ट्रपति वहां पर क्यों नहीं थी? यह सवाल तो आपसे बनता है मान्यवर, यह सवाल तो इनसे पूछना बनता है कि अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, जब घर खाली हुआ तो गंगा जल से धुला जाता है। और मुझे शर्म आती है, आजादी के 75 साल के बाद मान्यवर कन्नौज में एक मंदिर में दर्शन करने चले गए अपनी पत्नी के साथ, उस मंदिर को गंगा जल से बीजेपी के लोगों ने धुलने का काम किया। ये आपका रवैया है पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति? मान्यवर, मैं समय अपने साथियों का कम कर लूंगा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, ये रवैया ठीक नहीं है, इतना भेदभाव, इतनी दुर्भावना ठीक नहीं है। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को अपना मानिए। इस चुनाव ने एक संदेश आपको यह भी दिया है
कि हम कोई पाकिस्तान नहीं है, हम अफगानिस्तान भी नहीं है, हम हिंदुस्तान हैं और हम मिलकर रहना चाहते हैं, पूरी धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करके मिलकर रहना चाहते हैं, संविधान को अपने आगे रखकर मजबूती से उसके साथ चलना चाहते हैं। मान्यवर, ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, बौद्धों का भी है, जैनियों का भी है, ये देश सबका है। मान्यवर, इस भावना से आप देश को आगे लेके चलिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। इतनी नफरत, इतनी दुर्भावना आपके मन में क्यों है? क्यों आप सबको अपने से दूर करने की कोशिश करते रहते हैं? इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही रहने दीजिए, इस पार्टी को मान्यवर भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनाइए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, झगड़े लड़ाई से कुछ देश को मिलने वाला नहीं है, झगड़े लड़ाई से देश की उन्नति होने वाली नहीं है। आपको 240 सीटें मिली हैं, आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, आप चलाइए, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष की भी अपनी भूमिका है, उस भूमिका को ध्यान में रखिए, विपक्ष को भी अपने साथ लेकर चलिए। इतना अगर आप टारगेट करके एक एक पार्टी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो जो दूसरों को खत्म करने की कोशिश करता है वो अपने आप ईश्वर उनको सही रास्ते पे पहुंचाने का काम करता है। और रावण का अहंकार नहीं चला मान्यवर, तो किसी और का अहंकार क्या चलेगा? और हिंदू धर्म कितना विराट धर्म है, कितना विशाल धर्म है। हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, कहता है पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है मान्यवर, कोई भी पूजा हम लोग खत्म करते हैं, कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में बंटवारा हो, प्राणियों को आपस में बांटा जाए। इनके लिए बहुत अच्छी लाइन है, वो मैं कहना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी लाइन आप लोगों के लिए लिख कर लाया था कि किस तरह से आप लोग मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है, सभी का ध्यान बांटा जा रहा है, यह हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। हमें ये मंदिर और मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, हमारा ध्यान बांटा जा रहा है। ध्यान बांटने की कोशिश मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, अशिक्षा बड़ा मुद्दा है, अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, देश को कैसे तरक्की, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। हमारे किसी साथी ने कहा, मैं आपका स्वागत करता हूं, कितनी अच्छी बात आपने कही, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन यह कैसा भ्रष्टाचार है? भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं यह मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को जेल में भेजूंगा, इस बात की गारंटी है। मुझे खुशी हुई, प्रसन्नता हुई प्रधानमंत्री के इस बात को सुन के। लेकिन जब मैं देखता हूं महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला बीजेपी के साथ, छगन भुजबल बीजेपी के साथ, नारायण, ठीक है नाम नहीं लेता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं सर। देखिए डिलीटेड, मैं दूसरा बस खत्म कर रहा हूं। सुनिए जो सर एक सेकंड, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सेकंड, इस सरकार ने ईमानदारी का संकल्प लिया। रमेश, first you are speaking while sitting on your seat. I am sure you are very senior man, you know it. And secondly, why are you intervening? I expect from a learned man like you a different kind of conduct which can be exemplified by others. Please help तो me. सर प्रधानमंत्री जी का संजय जी, these are deleted. ठीक है, आपका जो फैसला है मान्य है सर। मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने कहा किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन पूरे देश में जब हम लोग निगाह उठाते हैं तब मुझे उनके नारे का मतलब समझ में आया। वो नारा ये है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मोदी की गारंटी है, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये प्रधानमंत्री की गारंटी है। ये गारंटी है आपकी, अच्छी बात है, कीजिए।